अब ये जो सेकंड पार्ट है इस फर्स्ट एड के हवाले से, तो मैंने इसको थोड़ा सा इसलिए भी मल्टीपल वीडियोस में बनाया क्योंकि एक वीडियो लंबी हो जाती है, तो फिर उसको सुनने में और उसको फिर अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी मुश्किल भी होती है। तो मैंने पर फर्स्ट पार्ट में एक सारा इंट्रोडक्शन जो था वो रख दिया। फिर एक वजह ये भी थी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो आ सके थे और सही तरीके से अटेंड नहीं कर सके, और उनके अटेंडेंस के अंदर कुछ इस तरह की इनकंसिस्टेंसी थी, जिसकी वजह से मुझे इस तरह से इसको इस वीडियो को बनाना पड़ा कि वो भी इसको देख कर जो है अपने जो उनके लेक्चर मिस हुए थे उसको कंपोज दोबारा कर ले। तो बेसिक जो एक एक नॉर्मल सी एक जो किट होती है फर्स्ट एड की, जो ए बी क्लास की होती है, इस क्लास के ऊपर भी इंशाल्लाह काफ़ी डिस्कस करेंगे अभी। उसके अंदर कुछ बैंडेजेस रिक्वायर्ड हैं और कुछ स्टेलाइज पैड्स होने चाहिए जिसके अंदर मतलब जरासीम से पाक, स्टेलाइज से मतलब गॉज पैड्स होते हैं जो उस जख्म को ढांपने के लिए होते हैं। फिर बर्निंग की ड्रेसिंग्स होती हैं जो उसके बाद आप क्रीम लगा दें, उसके ऊपर एक ड्रेसिंग भी तो होती है। फिर कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं, ग्लव्स होते हैं, सारी बात है, आप कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, आपके हाथ ना जख्म पे जरासीम भी जा सकते हैं, तो आप ग्लव पहन कर ही, लेटेक्स ग्लव होते हैं। और इसी तरह कुछ और चीज़ें मेंटेन करनी है, कुछ इनकी जो दवाइयाँ उसके अंदर हैं, कुछ पेन रिलीफ के लिए हमारे पास कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ इस जिस तरह से ये है, जैसे हमारे पास कुछ क्रीम्स हैं, इनकी कुछ कंडीशंस भी देखनी होती हैं, मतलब इनकी एक्सपायरी के हवाले से कहीं कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई हैं, और ये तमाम चीज़ें। तो जो फर्स्ट वीडियो है इसकी, उसकी तरफ हम अब चलते हैं और उसको फिर पहले देखते हैं, फिर उसको उर्दू में समझते हैं कि उसने क्या कहा है। In this video, you will learn how to prepare a first aid kit with everything necessary to administer first aid to an injured person. Antiseptic to disinfect wounds. Adhesive dressings of different sizes for minor wounds. Latex gloves to avoid contact with the casualty's blood. Sterile gauze pads to cover wounds. A roll of bandage to keep the gauze pads in place. Some scissors to cut gauze, bandages and dressings. A triangular bandage for an arm sling. A hemostatic dressing to stop bleeding. A survival blanket to keep the casualty warm. Some eye wash solution to rinse the eyes. Some burn gel. Pain relief. Your personal medication. And a cold pack. You should also include a sheet listing the items in the kit and their expiry date, as well as emergency telephone numbers such as the emergency services and poison control centers. अब देखें, जैसे इस वीडियो के अंदर तमाम वही चीज़ें थी जो मैंने भी डिफाइन की थी, और वही एक्सपायरी डेट भी देखनी है, और कौन कौन सी चीज़ें में बेसिक होनी चाहिए, आर्म स्लिंग्स होनी चाहिए, जैसे आप अगर किसी को हाथ में इंजरी हुई है तो उसको जो हम एक रुमाल डाल के और एक कपड़ा डाल के हम थोड़ी देर के लिए उसको एक जगह स्टैटिक कर देते हैं, रोक देते हैं, उसको आर्म स्लिंग्स भी कहते हैं। और इस तरह के सामान है, कुछ पेन रिलीफ है, और ये है उनके। फिर एक चीज़ बड़ी अच्छी है इसके अंदर, और वो है इमरजेंसी, जो आपके नंबर्स हैं जो फायर ब्रिगेड के हो सकते हैं, और किसी एम्बुलेंस की, जैसे हमारे यहाँ 1112 है, या ईदी है, या चीपा है, इनके नंबर्स हमारे पास होने चाहिए ताकि हम इनको कॉल करके आगे टेकअप कर सकें।
अब ये सेकंड है जिसके अंदर ओशा के स्टैंडर्ड, जिसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के हवाले से कुछ बात है। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, अगर इसमें जो जो समझाता रहूँगा मैं वीडियो रोक कर उसको समझाता भी रहूँगा, कि कोशिश हो कि आसानी से समझ में आ जाए। Welcome to part one of First Aid Only's three-part video series on OSHA and ANSI regulations for workplace first aid. For first aid compliance in the workplace, the most referenced regulation is OSHA 1910.151, Section B. It states that in the absence of an infirmary, clinic, or hospital in near proximity of the workplace, which is used for the treatment of all injured employees, a person or persons shall be adequately trained to render first aid. Adequate first aid supplies shall be readily available. इसके अंदर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये है कि इन्होंने जो ओशा ने स्टैंडर्ड बताया, क्योंकि वो तो NC 308.1 था ना, जो एनसी का स्टैंडर्ड था, इन्होंने जब उसको अडॉप्ट किया तो इन्होंने अपना स्टैंडर्ड बनाया 1910.151, तो सेक्शन बी उसका। तो जब उसमें बताया तो इसके अंदर एक जो प्रोटोकॉल है फर्स्ट एड का, वो तुम लोगों के जहन में होना चाहिए। और वो ये कि फर्स्ट एड सिर्फ उस सूरत में दी जा सकती है जब ना ही नियर हॉस्पिटल हो, और ना ही कोई डिस्पेंसरी या इस तरह की कोई फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी का कोई रूम हो। उस वक्त जब तक वो नियर ना हो, अगर वो नियर है तो आपको फर्स्ट एड नहीं देनी, फिर आपको किसी सूरत, हर सूरत में जो इंजर्ड पर्सन है या जो भी है, जिसको हमने फर्स्ट एड के हवाले से, या कोई इंजर्ड है, उसको हमने सबसे पहले हॉस्पिटल या नियर जो भी डिस्पेंसरी है उसमें शिफ्ट करना होता है। हमारी अप्रोच ये होती है। फर्स्ट एड जो है ना, वो देने के लिए ज़रूरी है कि एक तो ये चीज़ें नियर ना हो, दूसरी बात है जो जो फर्स्ट एड दे रहा हो वो ज़रा ट्रेंड हो। तो ट्रेन पर्सन ही फर्स्ट एड को एक्वायर कर सकता है, इसके पूरे प्रोसेस को। ठीक है, इस इन दो बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा, ये इंटरव्यू में पूछते भी हैं। As the workplace regulatory body, OSHA does not list specific contents for first aid kits, but states that supplies must be adequate and reflect common injuries related to the work environment. Kits must be stored in an easily accessible area in case of emergency. ANSI is referred by OSHA as a recommended, non mandatory source of guidance for minimal first aid kit requirements. The ANSI standard Z308.1 was updated in 2015, recommending a broader assortment and quantity of first aid supplies based on recent incident and injury data. This ANSI standard introduced Class A and Class B first aid kits. Class A kits are designed to deal with most common types of workplace injuries, while Class B kits specify a broader range and quantity of supplies for more complex or high-risk environments. क्लास ए और बी, इसके अंदर उन्होंने कहा कि एक जो जर्नल इंजरीज होती हैं और उसके हवाले से उसको कंपोज किया गया है। तो एक अच्छी बात यह है कि हम जब इसको एक्वायर करने चाहते हैं ना, जैसे हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम फर्स्ट एड बॉक्स खरीदने जाएं, तो इसके अंदर इस क्लास से एक फ़ायदा ये भी है कि आप अगर वहाँ जाकर ये बताएं कि मुझे क्लास ए टाइप का फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए, तो उसको उसके पूरी उसकी लिस्टिंग, जैसे आपके सामने नज़र भी आ रही है, पूरी लिस्टिंग उसके पास मौजूद होती है। और वो खुद ही हर चीज़ ऐड अप कर देगा, सिर्फ ये पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड होंगे आपके इस फर्स्ट एड बॉक्स को आप ट्रीट करेंगे, तो इस इन्वायरमेंट में जिसके लिए आप फर्स्ट एड बना रहे हैं उसमें कितने लोग हैं। हमारे तो पूरी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स में टूटी हुई होती है, भले उसके अंदर 5,000 अफराद हों, लेकिन 5,000 एक डिपार्टमेंट में तो काम नहीं करते ना। तो हम हर डिपार्टमेंट के हिसाब से अपने वर्कर्स का एक डेटा मैनेज करते हैं, और उस डेटा के हिसाब से हमें फिर फर्स्ट एड क्या जो किट है वो फिर सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो इसके अंदर अगर किसी को ये होगा, ये मुझे याद नहीं रहेगा कि इसके अंदर मैं क्या क्या उठा कर रखूँ, तो जब आप उनसे इसको परचेज करने जाएंगे, आप उनसे अगर क्लास का भी मेंशन कर देंगे, तब भी वो इस फर्स्ट एड क्लास ए या बी या कोई सी हो या डी हो, कोई सी भी आपकी कैटेगरी हो, वो बनाकर आपको दे देंगे। क्लास ए जो है वो अमूमन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो जनरल फर्स्ट एड की चीज़ें उसके अंदर है। फिर थोड़ी सी एडवांस हो, थोड़ा सा और काम डिफिकल्ट हो, और थोड़ा सा और जैसे डिपार्टमेंट्स के हम हवाले से
कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक प्लांट डिपार्टमेंट है जिसके अंदर मशीनें ही मशीनें हैं और वर्कर्स काम कर रहे हैं और ग्राइंडर्स चल रहे हैं और मशीनें चल रही हैं और कटिंग हो रही है। सारी बातें इस ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर फर्स्ट एड किट जो है उसी हिसाब से ही होनी चाहिए, जिस तरीके की वहाँ पर मशीन है तो उसी हिसाब से वहाँ की इंजरी भी होगी। और ऐसे ही हम फिर क्लास ए को और फिर बी को इस तरह से डिफाइन करते हैं। First aid kits are also classified by portability, ability to be mounted, resistance to water and corrosion, and impact resistance. These are described as Type 1, 2, 3, and 4 kits. अब इसके अंदर देखें आप कि ये भी जो है ना, ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के हिसाब से इन्होंने बड़े आराम से इसको डिफाइन किया हुआ है, जिसमें पोर्टेबिलिटी का भी मामला है कि आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, या ऐसे है कि जैसे डिपार्टमेंट के हवाले से है तो उसको आप दीवार के ऊपर ही फिक्स कर दें। इसके अंदर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है टाइप 1 के अंदर, इंडोर होता है और स्टेशनरी होता है। तो ये स्टेशनरी से इसका एक मुराद ये भी है कि इसके अंदर जर्नल आइटम्स होते हैं, इस जो जो कि हर एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से लेके भी जा सकता है। और अमूमन उनकी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि एक बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी किट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो वो उस वीडियो के अंदर था। तो वो बेसिक वाली चीज़ें इसके अंदर होती हैं, वो अमूमन स्टेशनरी कहलाती हैं। फिर पोर्टेबिलिटी के हवाले से और इंडोर के हवाले से कुछ है ऐसे फिक्स्ड किट भी होते हैं जो कि दीवार पे फिक्स हो जाते हैं और लॉक भी हो जाते हैं। इसी तरह कुछ इस तरह की इन्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इस तरह की भी, जिसके अंदर काफ़ी जो है वो मतलब कंस्ट्रक्ट रोड बन रहे हैं और पुल्स बन रहे हैं और मुख्तलिफ ब्रिजेस बन रहे हैं, उसके अंदर जाहिर बात है डामर भी है और ये भी और पानी भी है और सब कुछ है। तो उसके अंदर हमें कुछ इस तरह का फर्स्ट एड किट बॉक्स चाहिए जिसके अंदर वाटर रेजिस्टेंट सील लगी हुई हो। और कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर कभी गिर भी सकता है, तो थोड़ी सी हार्श कंडीशन के लिए हमें उसी तरह का फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए जो अनब्रेकेबल हो। तो इसलिए इसको मुख्तलिफ क्लासेस में तोड़ा है, लेकिन 80% इसके अंदर जितनी भी चीज़ें रखी हुई होती है वो सेम ही होती हैं। OSHA conducts inspections often without advance notice. When an inspector finds violations of OSHA standards or serious hazards, OSHA may issue citations and fines. Citations describe OSHA requirements allegedly violated, list any proposed penalties, and give a deadline for correcting the alleged hazards. Effective January 15, 2021, maximum fine amounts are $13,653 per violation. Failure to abate can result in fines of $13,653 per day beyond the abatement date. For willful or repeated violations, the maximum fine amount is $136,532 per violation. Thank you for watching part 1 of this OSHA and ANSI series on first aid. And to find out more about OSHA, अब इसके अंदर इन्होंने ये भी आखिरी के पोर्शन में कहा है कि ओशा जो है वो अपना एक इंस्पेक्शन भी उनकी एक होती है, खासतौर पूरे अमेरिका के अंदर तो ज़रूर। और उन्होंने मुख्तलिफ साइटेशंस के हवाले से और कुछ पेनल्टीज भी रखी हैं कि इन्होंने इससे पहले कभी इंस्पेक्शन किया था अगर वो काफ़ी लीथल टाइप का है और आपने इसके ऊपर ये प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों ले लिए और उसके ऊपर अगर उसका करेक्टिव एक्शन आपने क्या प्लान किया है, ये तमाम चीज़ें जब अगर डिस्कस होती हैं तो वो कुछ पेनल्टीज भी लगाते हैं जो तकरीबन $13,500 के करीब हैं। और अगर वो एक दफ़ा ऑडिट हो चुका था उसके बाद उन्होंने निशानदही की थी और फिर भी वो वैसा का वैसा ही है तो उसके ऊपर तकरीबन 1,40,000 के करीब जो उसका जो है पर वायलेशन जो जुर्माना है, तो समझ लो $1,40,000। तो $1,00,000 तो सीधे सीधे ये तकरीबन 3.5 करोड़ हो गए। तो खुद समझ लें कि इस नतीजे में आपके साथ होने क्या वाला है। तो ये एक है जो वहाँ पर होता है और कभी कभी ये इंटरव्यू में पूछ भी लेते हैं। इसी तरह फर्स्ट एड के अंदर एक और हमारे पास एक इस तरह के लोग भी आते हैं जिनको फिट्स पड़ते हैं, जैसे ना मिर्गी के झटके पड़ते हैं। तो उनके ऊपर हम एज अ फर्स्ट एड ऑफिसर हम उस वक्त हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी एक वीडियो मैंने ऐड कर दी थी, उसको भी देख लेते हैं और फिर इसके ऊपर भी कुछ जो छोटी छोटी बातें होंगी वो मैं इसमें से ऐड अप कर दूंगा।
First aid for seizures. This is Iman and he lives with epilepsy. His seizures can be quite sudden, where his body suddenly stiffens and then he starts to shake. This is known as a tonic-clonic seizure. If someone you were with had a seizure, would you know what to do? Would you know what not to do? Knowing how to respond with basic first aid can help keep the person safe. Witnessing a seizure can be frightening. It is important that you remain calm. If the person is lying face down, or if there is any food or liquid in their mouth, roll them onto their side immediately. Otherwise, roll them onto their side when the jerking stops. इसके पहले पार्ट में इन्होंने कहा है कि जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या सीजर्स पड़ते हैं, तो वो एक तो वैसे एक होती है, एक तो परेशानी तो होती है ना कि एक आदमी जमीन पे लेट के झटके ले रहा है बड़े अजीब तरीके से, तो फ्रैटनिंग भी होता है, थोड़ा सा खौफनाक भी होता है। लेकिन अगर आपको थोड़े से काम रहेंगे तो ऐसे मरीजों को आप बहुत बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वर्किंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट के अंदर भी, वर्क प्लेस के अंदर भी इस तरह के लोग होते हैं जिनको एपिलेप्टिक ये सीजर्स पड़ते हैं। तो एक प्रोटोकॉल ये कि आप खुद तो काम रहेंगे, दूसरी बात है कि इनको जो है वो एक एक करवट पे लिटा देते हैं। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है ये सीजर उस वक्त पड़ गया हो जब इनके मुंह कुछ खा रहे हो या कुछ पी रहे हो। तो साइड पे करने से भी फायदा ये है कि वो जो हलक के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई थी वो बाहर निकल जाएगी, और वो जाहिर है सांस में रुकावट नहीं होगी, और ये अपने कॉन्शियस में तो है भी नहीं, तो हलक में अगर जाकर ये अंदर फंस गई तो ये और डेंजरस हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये पहला हिस्सा इसके अंदर ये था। Do not try to move them unless they're in immediate danger. Remove any objects on or around them that may cause injury. Protect their head by placing something soft under it. Time the seizure. An epileptic seizure typically lasts less than 2 minutes. Do not put anything in the person's mouth. Do not try to restrain the person. Observe what is happening to the person during the seizure. इस प्रोसीजर के अंदर भी सेकंड पार्ट में इन्होंने ये समझाया है कि अगर वो कोई पर्सन को इस तरह से हो भी गया है तो कोशिश करें कि उसको एक करवट पे लेटाएं, और फिर कोई नरम सी कोई चीज़, कोई कपड़ा भी हो सकता है, कुछ भी ओवरकोट हो सकता है, वो उसके सर के पास रख दें। और अमूमन हम उसको टांगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो हिल रहा होता है पूरी तरीके से, तो ये भी एक प्रोटोकॉल के खिलाफ है, उसको हिलने दें आप। और जो भी करीब है, अगर वो ग्लासेस पहने हुए हैं या कोई जहाँ गिरे हैं वहाँ भी तो कोई पत्थर वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी चीज़ है अगर कोई करीब में है वो उसको लग सकती है ना झटके के दौरान, तो वो साइड पे कर दें। और इसकी बॉडी को ऑब्जर्व करते रहते हैं, क्योंकि ये एपिलेप्टिक सीजर्स जो हैं वो 2 to 5 मिनट्स के बाद खुद ही सही हो जाते हैं। तो ये एक मौरूसी बीमारी है और अक्सर लोगों को होती है। Observe what parts of their body are affected and how they are affected. Monitor their breathing and skin color. Make sure you stay with them and reassure them until they have fully recovered. This is Mei Lin and her family. Mei Lin has focal seizures where she may suddenly appear confused or show inappropriate responses or confused behavior. Begin by checking for a response. If they are non-responsive, time the seizure. Protect them from harm, but do not restrain them. Stay with them and observe their behavior. The person may be confused and tired when the seizure ends. इस पार्ट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक को जो ये सीजर्स पड़ते हैं उसकी नौयत एक ही हो। हर कोई ज़मीन पे गिर के इस तरह से नहीं तड़प रहा होता। लेकिन कुछ इस तरह के फोकल सीजर्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक चीज़ जो है ना, एक ऑर्गन जो है वो आपके इनवॉलेंट्री तौर पे काम कर रहा होता है, जैसे ये इस वीडियो के अंदर भी था। इसी तरह कुछ लोगों के होते हैं आंख फड़कने लगती है, गाल फड़कने लगते हैं ना, वो भी एक इसी तरह का जो है टॉनिक सीजर्स के तौर पर ही ट्रीट होता है। तो बस आप कोशिश ये करें, जो प्रोटोकॉल है इनको अकेला नहीं छोड़ें इस हालत में, उनके साथ ही रहें, और टाइम नोट करते रहें कि कितनी देर तक के लिए ये हुआ, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे जब इस फीलिंग से बाहर आएंगे।
तो और सीजर्स पड़ने के बाद फिर थोड़े से थोड़ी थकन भी हो जाती है। टायर्ड का मतलब है थकन हो जाना। तो वो थोड़े से थक भी जाएंगे तो आप इनके साथ रहेंगे, इनकी हिम्मत बनाएं और इनको समझाएं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो मामला सारा सोल्यूशन की तरफ ही रहेंगे। Note how long the seizure lasts. Gently reassure them until they have recovered. You will need to call an ambulance if the person is injured, there is food, fluid or vomit in the person's mouth, the seizure occurs in water, the person has breathing difficulties after the jerking stops, another seizure quickly follows. The seizure lasts longer than 5 minutes or longer than usual for that person. The person is non-responsive for more than 5 minutes. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हमें एम्बुलेंस पैसेज की ज़रूरत नहीं होती सीजर्स के अंदर, ये खुद ही ठीक हो जाते हैं 2-3 मिनट में। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर हमें एम्बुलेंस को कॉल करनी पड़ जाएगी। पहला है, अगर पर्सन उस सीजर के दौरान ज़ख्मी हो गया, तो अगर ऐसा जख्म है जो फर्स्ट एड से हो सकता है तो फिर यकीनन फर्स्ट एड देकर मामला सही हो सकता है। लेकिन फिर अगर ज़्यादा इंजर्ड हो गया तो ऐसी सूरत में एम्बुलेंस रिक्वायर्ड होती है हमें। अगर जब सीजर्स पड़े थे तो उसके हलक में कुछ फूड या फ्लूइड या कुछ भी, या वॉमिट हो सकती है उसे, यानी उल्टी हो सकती है। तो अगर वो हलक में अटक गई तो ऐसी सूरत में भी वो आपसे ट्रीट नहीं होगी, ऐसी सूरत में भी आप एम्बुलेंस को ही कॉल करेंगे। फिर पानी में स्विम करते हुए भी सीजर्स हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को जिनको इस तरह के क्रॉनिक सीजर्स होते हैं, उन पर बड़ी गहरी नज़र रखनी पड़ती है। फिर इसी तरह अगर सीजर्स के दौरान जो है ब्रीदिंग में मसला हो रहा है, ऐसी सूरत में भी एम्बुलेंस बुलाना ज़रूरी है। फिर एक सीजर ख़त्म हुआ जो 2-3 मिनट के बाद या 5 मिनट बाद ख़त्म हुआ, फिर दूसरा एक अचानक शुरू हो गया, ऐसी सूरत के अंदर भी आपको एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये कोई नॉर्मल सीजर्स नहीं है। अच्छा, अगर 5 मिनट से ऊपर तक सीजर्स होते ही रहे, ऐसी सूरत में भी एम्बुलेंस रिक्वायर्ड होती है आपको। और अगर सीजर्स पड़ने के बाद पर्सन जो है, जो भी है जिस अफेक्ट हुआ है, वो अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है और 5 मिनट तक रिस्पॉन्सिव नहीं है, ऐसी सूरत में भी हमें एम्बुलेंस रिक्वायर्ड होती है। After the seizure ends, or if you are in any doubt about what to do. By knowing what to do or what not to do, you can help keep the person having the seizure safe. If you would like to download any of our first aid posters, please visit our website at अब यही है कि आखिरी प्रोटोकॉल ये है कि अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसी तरह जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर ये इसको पॉज किया हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छी ऑस्ट्रेलियन साइट है जिसके अंदर आप जाकर बाकायदा इसके पोस्टर्स भी ले सकते हैं आपको क्या करना है। तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट करा सकते हैं, दीवारों पे लगा सकते हैं, ऐसी सूरत में कि आम लोगों को पता चले कि उनको क्या प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है। फिर एक तीसरी चीज़ जो आती है हमारे इंजरीज के अंदर, वो आती है जो सडन कार्डियक अरेस्ट है, जिसको हम SCA कहते हैं। ये किसी वजह से भी हो सकती है। अमूमन इस तरह के तमाम काम कंस्ट्रक्शन के जिनके अंदर एक एक साउंड जनरेट हो रहा है ना, तो जैसे ऑयल फील्ड की आपको यहाँ पर एक तस्वीर नज़र आ रही है, तो ऑयल फील्ड के अंदर जब ड्रिलिंग हो रही है तो एक दमक पैदा होती है। वो कभी कभी पंपिंग की जो एक अपनी एक थ्रेशोल्ड है उससे सिंक्रोनाइज कर जाती है, जिसकी वजह से दिल बंद भी हो जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के इन साइट्स पे काम करने के लिए कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जो चेस्ट गार्ड टाइप, जो कि इन चीज़ों से बचाते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स हैं इस वक्त जो हमारे पास हैं, जो मैंने निकाले थे, जो खास सिर्फ USA के अंदर, तो उसमें जो सिर्फ सर्वाइवल जो रेट है वो हमारे पास सिर्फ 5% है। यानी कि हमारे यहाँ जो एनुअल सडन कार्डियक अरेस्ट होते हैं उसके अंदर सिर्फ 5% लोग हैं जो बच पाते हैं। बाकी 95% जो है वो किसी ट्रीटमेंट के बगैर ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमें क्या करना है। तो इन्होंने कुछ डेटा निकाला जिसमें से सिर्फ अमेरिका में 600 पेशेंट्स पर डे के हिसाब से जो है वो सडनली कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं, यानी कि 2 से 3 मिनट में हर हर वक्त।
75% ऐसे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल से उस वक्त करीब ही नहीं होते, मतलब अचानक सड़क पे चलते हुए या काम करते हुए या फैक्ट्री के अंदर कहीं भी। और 20% ऐसे हैं जिनको कभी भी इससे पहले ये सिम्टम थे भी नहीं, अचानक ही पड़ गया। और इसमें दुख दुख वाली बात ये है कि 95% जो है इसमें लोग मर जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें ऐसे में करना क्या है। और जो सबसे अहम चीज़ है वो हमारा डिफिब्रिलेशन का प्रोसेस है, जिसके अंदर हम एक स्टेप के अंदर एक डिफिब्रिलेटर भी इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। इस पर भी एक वीडियो बनी हुई है इसी के आगे। और एक सीपीआर भी है, कार्डियो कार्डियो रेसिसिटेशन, कार्डियोवेस्कुलर रेसिसिटेशन। तो कार्डियक पल्मोनरी रेसिसिटेशन जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, वो एक टेक्निक है जिसके अंदर हम, जो एक अगर सडनली किसी का सांस रुका हुआ है और दिल भी बंद है, तो हम उसको थोड़ी सी पंपिंग करते हैं, तो उसके बाद वो रिकवर भी हो जाता है। और उसका रेशो भी बहुत अच्छा है, मतलब समझेंगे तो। और ऑलमोस्ट अगर सीपीआर की टेक्निक किसी को पता हो सडनली, तो इसका जो सक्सेस रेट रेशो है वो 85 जो है वो हायर है। ये इसके अंदर मरीज रिकवर हो जाते हैं। इस सडन कार्डियक अरेस्ट का जो है वो स्टीरियोटाइप्स भी मुख्तलिफ हैं, इसकी रियलिटी भी डिफरेंट है। अमूमन देखे जैसे आप देख रहे हैं, इसका रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है कि जिनको होता है तो अमूमन या तो वो स्मोकर्स होते हैं, या कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, या तो इसी तरह की कोई चीज़ करते हैं। मेडिकल हिस्ट्री भी उनकी, कभी हार्ट अटैक होती है उनके पास, ज़्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरे हिस्से के अंदर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, किसी भी एज वाले को भी हो सकता है ये। कभी कभी बहुत क्लियर रिस्क फैक्टर्स हो नहीं भी होते, कभी हिस्ट्री भी नहीं होती कार्डियक अरेस्ट की, फिर भी हो जाते हैं। तो जिनको होते हैं ये स्टीरियोटाइप्स के अंदर, वो ओल्ड हैं, ओवरनाइट स्मोकर्स हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, हार्ट अटैक की हिस्ट्री भी है, चेस्ट पेन उनको महसूस हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा जो रियलिटी में इसमें से कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, तब भी ये हो सकता है, मतलब किसी को भी, अगर उनकी फैमिली के अंदर ये मामला मौजूद है। तो सीपीआर की इस टेक्निक को, जो कि डिफिब्रिलेशन से अलग है, डिफिब्रिलेशन भी इसी के अंदर है, इसी वीडियो के अंदर, तो ये दोनों टॉपिक एक साथ ही क्लियर हो जाएंगे जो मैंने क्लास में डिफाइन किए थे। Hello. In this health sketch, we want to talk to you about CPR, which stands for cardiopulmonary resuscitation. We use CPR when someone has collapsed and is not breathing because it can keep people alive until emergency services arrive. Learning these simple life-saving skills is as easy as ABC. All you have to remember is the doctor's ABC. D is for danger. First, look around carefully to make sure the area is safe for yourself and others before approaching. R is for response. Shake them gently by the shoulders and ask them loudly, "Are you all right?" If there is no response, you need to. S. Shout for help, as any assistance will be helpful. A is for airway. Gently tilt the head back like this to open up the airway. B is for breathing. Look, listen, and feel for signs of normal breathing. Look for normal chest movements. Listen for normal breathing sounds. And try to feel their breath against your face. अब देखें इसके अंदर सीपीआर के अंदर, जैसे उन्होंने डॉक्टर एबीसी, एक एक इन्होंने एक एक्रोनियम बना दिया जिसके आपको याद रखना आसान हो जाए, इसलिए बनाया है। तो पहले तो देखें कि जहाँ वो आदमी बेहोश हुआ हुआ है, वो कोई नियर कोई डेंजर ना हो, मतलब सड़क पे भी हो सकता है ना किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट। तो अब ये थोड़ी है कि आप सीपीआर सड़क के बीच में बैठ के देने लगेंगे, तो उसको डेंजर जोन से तो निकालें। फिर शाउट फॉर हेल्प का मतलब ये होता है कि मतलब किसी को असिस्टेंस के लिए बुला लें, इस तरह की कंडीशन के अंदर वो आप हेल्पफुल ही होगा। इवन वो एम्बुलेंस को कॉल कर लेगा, आप अपने काम पे लगे रहेंगे और वो आपकी असिस्टेंस करता रहेगा। लेकिन सीपीआर स्टार्ट करने से पहले जो पहला इसका वो है प्रोटोकॉल, वो ये है कि ब्रीदिंग चेक करें, क्योंकि जिसकी ब्रीदिंग हो रही है, दिल धड़क रहा है, उसको सीपीआर नहीं दिया जाता कभी भी। और ये कैसे चेक करेंगे? ये इसके लिए हमें अ, उसको चेस्ट को देखते रहें कि अगर उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है तो फिर इसका मतलब है सांस तो आ रहा है।
लिसन कर सकते हैं कि अगर वो सांस ले रहा है तो फिर उसकी आवाज़ भी आ सकती है, और फिर उसकी जो ब्रेथ है, यानी कि जो नाक से या मुंह से वो सांस ले रहा है, तो वो अपने चेस्ट के ऊपर ना, अपने गाल के ऊपर महसूस करें। और ये 10 सेकेंड्स के अंदर आपको करना है। उसके बाद अगर ये तीनों सिम्टम्स में आपको श्योर हो जाता है कि ये सांस ले रहा है, ना ही इसका कोई ब्रीदिंग चल रही है, ना ही इसका कोई दिल धड़क रहा है, ऐसी सूरत में फिर सीपीआर स्टार्ट करेंगे। Do this for no more than 10 seconds. If there is no sign of breathing, or if they are breathing in an unusual, noisy way, we need to start CPR. First, make sure that an ambulance is on its way. If you have someone with you, ask them to make the call. Putting the phone on speaker mode is useful as the ambulance service can talk you through the steps. C is for circulation. Circulation means the flow of blood around the body, and when the heart stops pumping, we need to take over this role by pushing down hard and fast on the chest. Start by placing the heel of one hand at the centre of the person's chest and interlock your fingers like this. With arms straightened, press down hard and fast, letting the chest come back up fully each time. Fast means around 2 times every second. And hard means that the chest needs to go down by about 5 centimetres. This might sound a lot, but you do need to push hard for it to be effective. If you have been trained, you can give 2 rescue breaths after every 30 compressions, as this helps provide some oxygen. However, if you have not been trained or are not comfortable, just keep going with hands-only continuous chest compressions. इसके अंदर इन्होंने एक बात ये भी बताई है कि जब आप इसको दोनों को इंटरलॉक करके आप जब इसको स्ट्रोक दे रहे होते हैं, तो हमें कभी कभी रेस्क्यू ब्रेथ की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने मुंह खोल के रखा है, उसके चेहरे को पीछे रखा हुआ है, और जब आप उसको पुश कर रहे हैं तो जो फेफड़ों में हवा है वो तो फिर थोड़ी सी बाहर भी तो निकलेगी ना, तो वो हवा कम ना हो जाए और हम चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, तो कभी कभी रेस्क्यू ब्रेथ उसके माउथ से देनी पड़ती है। लेकिन अमेरिकन कार्डियक एसोसिएशन के तहत इसकी ये ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरी नहीं है, पहले ही दिया जाता था। लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि इससे भी तो मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं ना। और एक अजीब सा समझ लें एक 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 ड्रिल है ये। तो इसके अंदर आप कोशिश यही करें कि आप ज़्यादातर इसी पे फोकस रखें कि आप जो है वो बाय हैंड स्ट्रोक्स ही देते रहें, और बिल्कुल सीने के बीच में, ये दोनों पसलियों के दरमियान का जो हिस्सा है। और इसमें एक एहतियात और भी कीजिएगा कि अगर आप राइट हैंडेड हैं तो वो राइट हैंड जिस पे आपका ज़्यादा जोर है, जिस पे आप ताकत से काम करते हैं, वो पहले नहीं रखिएगा। वो दूसरे हाथ, लेफ्ट को पहले, फिर राइट को ऊपर। और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो फिर राइट पहले आएगा और फिर लेफ्ट ऊपर आएगा, और बिल्कुल आर्म्स जो हैं वो स्ट्रेट होंगे। इस स्ट्रेट के बाद ही आप इस पे जोर लगाएंगे। कर्व आर्म से नहीं करेंगे कि फिर आपको अंदाज़ा नहीं होगा कितना कितना आपको जोर लगाना है। तो कंधे से इसका जो है वो आपने जोर लगाना होता है। आगे देखते हैं। If someone else is with you, swap over if you begin to feel tired, and don't stop until either a health professional takes over or the person is definitely breathing normally. Sometimes we can add another step. D. D is for defibrillation, which is about delivering a shock to restart the heartbeat. Some public areas and workplaces have an easy-to-use defibrillator on site called an automatic external defibrillator, or AED. Automatic means that it is the machine that decides what to do, so you can't go wrong, and it even talks you through the steps. If there is no AED available, keep going with CPR until the ambulance arrives. That's it. So, अब एईडी के अंदर अगर ये मशीन आपके पास मौजूद है, तो आप देख भी रहे हैं फिगर के अंदर कि इसका एक सेंसर जो है वो राइट साइड के ऊपर, ऊपर चेस्ट के ऊपर लगता है, और एक बिल्कुल लेफ्ट साइड के बिल्कुल नीचे, चेस्ट के नीचे बिल्कुल लगता है, और बिल्कुल इसी पोजीशन के ऊपर। और ये खुद ही मशीन जो है उसके उसके लिए कौन कितना इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करेगी, वो खुद ही इसकी जीनोटाइप को देखकर सेलेक्ट कर लेती। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले ज़माने में खुद से सेलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा आदमी किस बीमारी पे है, और हो सकता है कभी किसी के हार्ट पे बैटरी भी लगी होती है और आप मीटर घुमाकर उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं,
तो हार्ट तो बाद में चलेगा, पता नहीं क्या हुआ, बैटरी जल गई। अल्लाह माफ करे। तो इस लिहाज से ये बात हो रही है। तो इसको रिकैप कर रहे हैं, वो इसको देखें दोबारा से, वो तमाम जो लेक्चर है उसको रिकैप कर रहा है एक ही सेंटेंस में। To recap, remember doctor's ABC. And if you have it, D. That's D for danger, R for response, S, shout for help, A for airway, B for breathing, C for circulation, and D for defibrillation. In this health sketch, we've shown you the simple steps you can take to help someone who has collapsed, is not breathing, or not breathing normally. Why not take a training course to practice these steps? Share this video with friends and family to make sure we all know what to do. Health sketch. Health for all to see. इसकी प्रैक्टिस भी हो सकती है, डमी पे भी हो सकती है। हमने क्लास के अंदर इसको एक स्टूडेंट को ही लिटाकर हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सांस चल रही थी, और डिमॉन्स्ट्रेट होने के बाद भी चली रही थी। लेकिन वो एक अच्छी ड्रिल है। एक आध स्टूडेंट ने फिर इसको पार्टिसिपेट भी किया, फिर उसने खुद सीखा कि किस तरीके से इसको करना चाहिए। ये बहुत आसान होता है, लेकिन इसका जो कन्वर्जन रेशो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसमें अगर आप एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर इसके अंदर आप थोड़ा सा अपने आप को काम रखेंगे, और आपकी जिम्मेदारी है इस जॉब की, कि आप आम आदमी तो नहीं है ना, आपने तो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर हैं आप। तो अगर आप भी घबराएंगे आम लोगों की तरह, फिर कैसे चलेगा काम। अच्छा, तो वर्क प्लेस के अंदर हवाले से कुछ गाइडलाइंस हैं इस वीडियो के अंदर। थोड़ी सी लंबी वीडियो है ये, इसको देखते हैं, और फिर इसके अंदर जो जो बातें हैं मैं उर्दू में इसको समझाता रहता हूँ, ताकि ये भी क्लियर हो जाए। The workplace can present different kinds of risks and hazard to workers. Hence, work health and safety WHS laws and regulations have been put in place. These laws and regulations are meant to guide and help business owners, employers, contractors, and labourers ensure safety measures in their respective workplaces while performing their tasks. इसके अंदर इन्होंने क्या कहा कि ये जो है फर्स्ट एड की जो वर्क प्लेस गाइडलाइंस हैं वो सबके लिए हैं, मतलब डायरेक्टर्स के लिए भी हैं, जनरल के लिए भी हैं, ऑफिसर्स के लिए भी हैं, एसोसिएट डायरेक्टर, मैनेजर, सबके लिए हैं। तो उसी हवाले से इसको फिर अंडरस्टैंड किया जाए कि ये किसी स्पेसिफिक किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है। ये इसके अंदर सभी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। A workplace where workers are not exposed to dangers that may result to serious injuries or illnesses are generally considered to be a low risk workplace, while those which does expose workers to such hazards are considered to be a high risk workplace. In both kinds of workplaces, there is the need to provide effective and immediate first aid to workers that have been injured or become sick due to work related incidents or conditions. ये बात भी बहुत अच्छी की है कि सबसे पहले अपनी पूरी इन्वायरमेंट को आप लो रिस्क और हाई रिस्क वर्क प्लेस के अंदर डिवाइड करें। लो रिस्क क्या हो सकता है, जैसे जैसे फर्स्ट एड इंजरीज कम क्या हो सकती है, जैसे आईटी रूम्स हैं, या आपके एचआर डिपार्टमेंट है, उसके अंदर कौन सी मशीनें लगी हुई हैं, और कौन सी कटिंग मशीन है, और कौन से प्लांट की तरह मजदूर काम कर रहे हैं। वहाँ पे तो इवन हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर पीपीई की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मतलब कोई सेफ्टी हेलमेट पहन के कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा होगा तो अजीब ही लगेगा, और आप उसको पहना देंगे तो आप भी अजीब हैं, अगर ये बात कह रहे हैं तो हमारी वर्क प्लेस इन्वायरमेंट डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से टूटी हुई होती है। तो हमें खुद एसेस करना चाहिए कि लो रिस्क इन्वायरमेंट कौन सी है और हाई रिस्क कौन सी है। उसी हिसाब से हमें फर्स्ट एड की प्लेसमेंट करनी है, और उसी की एक तैयारी करनी पड़ेगी। So, what is first aid? In the Code of Practice, first aid is defined as the immediate treatment or care given to a person suffering from an injury or illness until more advanced care is provided or the person recovers. The personnel that administers first aid is required to complete a nationally accredited training course before he or she can be recognised as a competent first aider. Types of hazards, like HS Act, the primary duty to ensure first aid in the workplace lies on the person conducting a business or undertaking. इस पहले पार्ट के अंदर इन्होंने कुछ इस तरह समझाने की कोशिश की है कि भैया जो फर्स्ट एड जो प्रोवाइडर्स हैं वो इस बात के ऊपर अपने आप को फोकस रखें कि वो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के अंदर फॉरन इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर सके। फर्स्ट एड डिपार्टमेंट हमने हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर फर्स्ट एड के लिए जिन लोगों को रखा है, वो उनका एक ये है कि फॉरन इमीडिएट आप जो है ना रिस्पॉन्ड करें और उसको फर्स्ट एड दें।
ये है इनका काम। अब वो उससे फायदा होता है नहीं होता, लेकिन आप तो अपनी पूरी कोशिश करें। और ये किसकी ड्यूटी है इस देना? तो इसके अंदर इन्होंने कहा PCBU, जो कि पर्सनल कंडक्टिंग अ बिजनेस और अंडरटेकिंग, यानी कि वो जो उस पूरे इन्वायरमेंट को चला रहा है उसकी जो ड्यूटी है। और या तो उनसे जो काम करवा रहा है, जो अंडरटेकिंग कर रहा है, वो वो पर्सन इसका। PCBU. In relation to first aid, the WHS regulations obliges the PCBU to provide and ensure the accessibility of first aid equipment and facilities to workers, and train a sufficient number of first aiders and ensure their accessibility to all workers. अब इसके अंदर इन्होंने जो एक और चीज ऐड अप की है वो ये कि ड्यूटीज के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि फर्स्ट एड, इवन उसके जो स्टाफ ट्रेंड वो है वो भी आपको इंश्योर करने, कि वो भी जो है ना हमारे पास मौजूद हों, जिनकी हमने ट्रेनिंग कराई हुई हो, ट्रेनिंग कोर्स कराए हुए हों, फर्स्ट एड कैसे देनी है। तो ये सब ड्यूटी किसकी है? मतलब रहते जो बिजनेस कंडक्ट कर रहा है वही तो ट्रेनिंग अरेंज करेगा, और फिर वो जो ट्रेनिंग अरेंज करेगा तो उसका फायदा सभी को, इवन उसको भी हो सकता है जो ट्रेनिंग करवा रहा हो। Workplace also have the duty to ensure first aid. They should exercise due diligence to make sure that the WHS Act and regulations are complied with in the workplace. इसके अंदर ही एक चीज़ ये भी ऐड कर रहे हैं कि ये अमूमन सुपरवाइजर ऑफिसर्स, क्योंकि ये जो काम है ये ज़रा सा पढ़ा लिखे लोगों का ज़्यादा काम है। तो इसके अंदर थोड़े से जो इनकी जिनकी ट्रेनिंग आप करा रहे हैं वो थोड़े से क्वालिफिकेशन में बेहतर होंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वरना इन तमाम को अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए सबको, ताकि मुश्किल वक्त में अगर कोई इस तरह का आदमी मौजूद नहीं, तो आप तो मौजूद हैं ना, देख तो कम से कम आप क्या काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं कि फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट वर्क प्लेस पे क्या हो सकती है? तो डिटर्मिनेशन के लिए वो कुछ पॉइंट्स, जैसे एक पॉइंट लिखा हुआ है नेचर ऑफ वर्क एंड वर्क हैजर्ड। जैसे मैंने कहा ना, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मशीनें अलग हैं, काम की नौयत अलग है, इसी तरीके से ये तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर इंडक्ट हुई हुई हैं। Serious injuries or illnesses. On the other hand, construction sites, factories, and mining sites are examples of high risk workplaces. These work environments are saturated with risks and hazards from exposure to powerful machineries, chemical substances, or confined workspaces. First aid requirements for these places will consequently vary to meet the specific needs. So, number two is the size and location of the workplace. If the workplace is a large area, first aid facilities and equipment may be located in more than one area or may be situated centrally. The distance between the workplace and hospitals and ambulance services should also be considered. For remote work areas, it is very important that a reliable communication system is established. Number three, the number of workers in the workplace. The larger the workforce, the more first aiders and first aid kits that will be needed. Additionally, it should also be considered whether the workforce are in a low risk or high risk workplace. यानी कि वो एक पिछली बार में स्लाइड में उन्होंने ये समझाया कि किस तरीके से ये सारी ट्रेनिंग के और सारे मामलात हैं। और इवन ये भी कि वर्क प्लेस के अंदर खासतौर पर नंबर 3 के अंदर, मतलब नेचर ऑफ वर्क क्या है? आपकी जो इन्वायरमेंट है आप एसेस तो करेंगे ना, जैसे अभी मैंने समझाया कि आईटी के अंदर फर्स्ट एड किसी और नौयत का होगा, प्लांट में किसी और नौयत का होगा, बाहर कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी और नौयत का होगा। एक तो ये देखेंगे, प्लस ये भी देखेंगे वो हाई रिस्क है लो रिस्क है। तीसरी चीज़ है कि कितने नंबर्स ऑफ वर्कर्स वहाँ पर हैं, उसी हिसाब से उतना ही बड़ा हमें फर्स्ट एड बॉक्स So, low रिक्वायर्ड risk होगा। workplaces, you generally need one first aider for every 10 to 50 workers, two for every 51 to 100 workers, and then an additional one first aider for every additional 100 workers. Now, high risk workplaces definitely need one for up to 50 workers, two for up to 26 to 50 workers, and an additional first aider for every additional 50 workers. अब इन्होंने पूरी रेंज भी समझा दी है आपको कि कितने लो रिस्क अगर है तो फिर एक बॉक्स 10 से 15 50 लोगों वर्कर्स के लिए बहुत है। अगर 51 to 100 हैं तो फिर दो फर्स्ट एड बॉक्स हो जानी चाहिए, और फिर एडिशनल्स में ऐड करते रहें हर
100 वर्कर्स के ऊपर। हाई रिस्क के अंदर कुछ और मीडियम है। इसमें कम से कम 50 वर्कर्स के लिए एक होना चाहिए, 26 से 50 के लिए दो होने चाहिए, और एडिशनल वन फर्स्ट एड फॉर एवरी एडिशनल फॉर 50 वर्कर्स। बिल्कुल। तो ये इन्होंने रेंजेस भी समझा दी जिससे आपको आसानी हो सकती है कि कितने So, क्या what should a रिक्वायर्ड first है। aid kit contain? The contents of a first aid kit may vary from one workplace to another, as there are varying factors to be considered. However, a first aid kit may generally contain basic equipment for administering first aid for injuries such as cuts, scratches, punctures or splinters, muscular sprains, first degree burns, which are minor, major bleeding wounds, injuries to the eyes, broken bones from falls or slips, or shock. So, what are the types of first aid training? All first aiders should be trained from a registered training organisation, RTO, that is nationally recognised. अब इन्होंने वो ये भी बता दिया कि अमूमन इक्विपमेंट जो फर्स्ट एड के अंदर इंजरीज होंगी वो उसमें क्या कट्स अगर किसी को हो जाए, कुछ कुछ स्क्रैचेस हो जाए, कुछ खुरट लग जाए, कुछ कुछ रगड़ लग जाए, और या कुछ चीज़ें चुभ जाएं, या कुछ भी हो सकता है, स्प्लिंटर्स हो सकते हैं, कुछ इस तरह का ब्लीडिंग हो सकती है, मस्कुलर पेन हो सकता है, कोई फर्स्ट डिग्री बर्न हो सकता है जिसमें छाले पड़ जाते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर, ऊपर की जो स्किन होती है। फिर इसी तरह ब्लीडिंग वूंड्स हैं जो कि जिसमें खून रस रहा है, कोई आँख में कुछ चीज़ें जा सकती हैं, कुछ हड्डियां भी कभी कभी टूट सकती हैं जो कि फॉल्स और स्लिप्स की वजह से हो सकती हैं, कोई शॉक आ सकता है, कोई जिस तरह सीपीआर हमने दिया था। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इन्होंने एक एक जनरल कैटेगरी के अंदर डिफाइन कर दी हैं। अच्छा, तो ये वीडियो क्योंकि बड़ी हो रही है तो इंशाल्लाह फिर इसको यहीं तक रोकते हैं, फिर थर्ड पार्ट के अंदर इसका बाकी हिस्सा एक और दो एक वीडियो होंगी, हम उसको भी देखेंगे और इंशाल्लाह इसको कैरी ऑन करेंगे। ठीक है।